Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject is SS. I am going to start a new chapter, that is chapter number 5, the Equatorial Forest Region, and this is session number 1. So आज हम एक नया चैप्टर द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन जो है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. सेशन नंबर 1 है. तो इस सेशन में हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, देन क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे, एंड द प्लांट लाइफ. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, तो फॉरेस्ट है तो वहाँ पर प्लांट्स एंड ट्रीज होना ज़रूरी है, तो उनके प्लांट्स एंड ट्रीज के जो बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू ऑल आर हैविंग टेक्स्ट बुक्स अलॉन्ग विद यू so that we can have a good communication. So please open page number 286. आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 286 ओपन कीजिए. इसमें आपको चैप्टर 5 द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, ये चैप्टर का बिगिनिंग फर्स्ट पेज स्टार्ट होता है. नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर. इंट्रोडक्शन में पढ़ रही हूँ. The equatorial forest region is found on both the sides of the equator. Equatorial forest region है तो it is but obvious कि इक्वेटर के आजू बाजू में ही रहेंगे, इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर के नीचे, इन शॉर्ट टॉरिड जोन में आते हैं. करेक्ट. सी आई एम शेयरिंग अ पिक्चर जो आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया गया है. ये एक मैप मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ. यहाँ पर आप देख सकते हो जो बीच में डॉटेड लाइंस है वो एकदम बीच में वाली जो लाइन है वो है इक्वेटर. उसके बाद जो डॉटेड लाइन आती है ऊपर नॉर्थ की तरफ वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. उससे ऊपर जो डॉटेड लाइन है वो आर्कटिक सर्कल है. सिमिलरली इक्वेटर के नीचे साउथ में डॉटेड लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये डॉटेड लाइंस जो है वो है लैटिट्यूड्स, ये हमारी लैटिट्यूड्स है. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है इक्वेटर, उसके आजू बाजू में अगर आप देखो तो ये टॉरिड जोन के अंदर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन आता है. द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन इज फाउंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेटर. इक्वेटर के दोनों तरफ, नॉर्थ एंड साउथ, बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेटर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन आर फाउंड. This region falls in the torrid zone and is very hot and wet. ये रीजन क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है तो ये टॉरिड जोन में आते हैं एंड दे आर वेरी हॉट एंड वेट. हॉट गर्मी वाले क्योंकि इक्वेटर के पास है, एंड वेट, वेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है इसीलिए वेट है. इफ़ यू लुक एट द मैप केयरफुली, अगर आप मैप को देखो केयरफुली, you can see that the places and continents that fall in this region are, इस रीजन में अगर आप मैप में देखो तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स या प्लेसेस आते हैं. साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो एशिया में साउथ ईस्ट एशिया आता है. करेक्ट. तो ये सारी कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में आते हैं. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, इन साउथ अमेरिका द कंट्रीज दैट फॉल इन दिस रीजन. साउथ अमेरिका हमने यहाँ पढ़ा कि साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आते हैं. तो साउथ अमेरिका में से कौन कौन से कंट्रीज, क्योंकि वो तो कॉन्टिनेंट की बात की, तो उस कॉन्टिनेंट में से कौन से कंट्रीज यहाँ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में इंक्लूड होते हैं. दे आर इन साउथ अमेरिका द कंट्रीज दैट फॉल इन दिस रीजन इंक्लूड इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील. तो साउथ अमेरिका में से, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, तो उस कॉन्टिनेंट में से कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में इंक्लूड होते हैं. They are Ecuador, Colombia and Brazil. ये 3 कंट्रीज हैं जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक पार्ट में है. नेक्स्ट, इन अफ्रीका
अफ्रीका में से कौन कौन सी कंट्रीज है? दे आर गिनी, लिसन केयरफुली, प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा क्योंकि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है। गिनी, लाइबेरिया, डिकोवेर, घाना, नाइजीरिया and Congo lie in this region. Once again, I am repeating, please listen to the pronunciation. In Africa, Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Ghana, नाइजीरिया एंड कॉन्गो, ये सारे अफ्रीका के कंट्रीज हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। किसमें? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में। देन मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी एंड पार्ट्स ऑफ थाईलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो लाई इन दिस रीजन। सो साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टिनेंट में से मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी एंड पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, ये सारी जो कंट्रीज है जो साउथ ईस्ट एशिया में है, ये सारे के सारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, यहाँ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है? दिस रीजन इज फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के आजू बाजू में है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि टेम्परेचर जोन्स को किस तरह से हमने डिवाइड किया है, करेक्ट। सो इक्वेटर के आजू बाजू है तो किस टाइप का क्लाइमेट है? यस, इट इज हॉट। इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर and has days and night of equal duration। तो almost throughout the year direct rays of the sun यहाँ पर होती है, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है and days and night equal length के होते हैं। हम बोलते हैं कि समर में डेज लॉन्ग है, नाइट शॉर्ट है, या कभी कभी विंटर में नाइट्स लॉन्ग है, डे शॉर्ट है, मगर यहाँ पर जो है डेज एंड नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं। ओके, the humidity is very high because moisture evaporates from the river, pond, plants and forms clouds। यहाँ पर ह्यूमिडिटी मतलब वाटर कंटेंट या वाटर वेपर, मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इज वेरी हाई, सो ह्यूमिडिटी भी हाई है। और ये कहाँ से आता है? वाटर वेपर या मॉइस्चर एयर के अंदर कहाँ से आता है? बिकॉज द मॉइस्चर इवोपरेट्स, क्योंकि पानी इवोपरेट होके मॉइस्चर इवोपरेट होता है। कहाँ से इवोपरेट होता है? रिवर्स, पॉन्ड्स, प्लांट्स, इन सारी चीज़ों में से पानी इवोपरेट, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, सन की लाइट से हीट होकर वो हीट जो है वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करके इवोपरेट होने लगता है। आई होप यू हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन साइंस। साइंस में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा, करेक्ट, कि एज यू हीट एनी लिक्विड इट गेट्स इवोपरेटेड, ये इवोपरेट होता है। तो इस वजह से रिवर, पॉन्ड्स और प्लांट्स में से वाटर जो है, मॉइस्चर जो है वो इवोपरेट होता है एंड फॉर्म्स क्लाउड, और क्लाउड्स बनने लगते हैं, क्लाउड्स बनने लगते हैं। ओके, दीज क्लाउड्स राइज स्लोली एंड अराउंड 4 o'clock in the afternoon rainfall occur along the thunderstorm। So ये पानी जो है वो इवोपरेट होते होते अराउंड 4 o'clock in the afternoon, 4 बजे के आजू बाजू, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट 4 o'clock के अराउंड जो है वो यहाँ पर जो है रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है अलॉन्ग विथ द थंडरस्टॉर्म, और एकदम थंडर, लाइटनिंग और विंड ब्लो होने लगती है और रेनफॉल होने लगता है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज टिपिकल टू द इक्वेटोरियल रीजन एंड इज नोन एज ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म। इस टाइप का जो रेनफॉल है जो अराउंड 4 o'clock होने लगता है,
क्यों? क्योंकि पानी जो है वो इवोपरेट होके क्लाउड बनता है और फिर क्लाउड हैवी होने के बाद बारिश गिरने लगती है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन जो है, यहाँ पर ऐसी बारिश बहुत कॉमन है। इट इज वेरी मच कॉमन इन दिस रीजन एंड दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म। और ऐसे थंडरस्टॉर्म को ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म बोला जाता है। क्या कहते हैं उसे? ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म। देयर इज नो विंटर सीजन हियर, क्योंकि ये टॉरिड जोन में है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर। तो यहाँ पर विंटर होती नहीं है। देयर इज नो विंटर सीजन हियर। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द प्लांट लाइफ। यहाँ पर मैं आपको प्लांट का पिक्चर शेयर कर रही हूँ, उसके बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नाउ as the region receives rainfall throughout the year, there is luxuriant growth of trees here. क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होते रहता है, क्योंकि रोज जो है वो सनलाइट की वजह से इवोपरेशन होता है, क्लाउड फॉर्म होता है, अराउंड 4 o'clock ये ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म होने लगता है, दैट इज रेन, करेक्ट। तो रोज बारिश आती है तो इन प्लांट्स को तो आराम से पानी मिल ही जाता है। तो दे आर हैविंग लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज। लग्जूरियंट मीन्स बहुत अच्छे से ट्रीज ग्रो होते हैं। सी दे हैव गिवन द मीनिंग ऑफ लग्जूरियंट, ग्रोइंग थिकली एंड स्ट्रांगली इन वे दैट इज अट्रैक्टिव। एकदम घना जंगल हो जाता है, क्योंकि बारिश एवरीडे होती है, पानी कंटिन्यूसली मिलते ही रहता है। However, these trees grow, bear fruits and shed leaves during different times of the year. मगर यहाँ पर जितने भी ट्रीज है सारे अलग अलग टाइप्स के ट्रीज है। इस वजह से यहाँ पर ट्रीज का ग्रो होने का टाइम, उनमें फ्रूट्स आने का टाइम एंड जो उनके लीव्स शेड होते हैं, ये सारे टाइम जो है वो एक ही टाइम पर सारे ट्री एक साथ नहीं करते। अलग अलग ट्री के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं जिनमें ये बेयर करते हैं नए फ्रूट्स को, उसके जो लीव्स शेड होते हैं, ये सारे टाइमिंग अलग अलग ट्री के अलग अलग टाइम पर होते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि पूरे ट्री एक साथ शेड करेंगे लीव्स तो वहां पर कुछ होगा नहीं, बैरन लैंड हो जाएगी। मगर अलग अलग ट्री में अलग अलग टाइम में नए पत्ते उगते हैं और कुछ ट्री में से पत्ते गिरते हैं, ऐसा होने लगता है तो क्या होता है? नॉर्मली क्या होगा? करेक्ट, कि सारा जंगल जो है वो एक साथ एकदम बैरन नहीं लगेगा और एक साथ एकदम फ्लरिश नहीं लगेगा, करेक्ट। थ्रू आउट द ईयर वो ग्रीन ही रहेगा, क्योंकि अगर कुछ पत्ते गिर गए तो कुछ नए पत्ते उग भी जाते हैं कुछ प्लांट्स में। सो दिस ensures that all trees do not shed their leaves at the same time. सारे ट्री के लीव्स एक साथ शेड नहीं होते हैं। Thus the name evergreen is given to this kind of forest. और इसी वजह से इस टाइप के फॉरेस्ट को एवरग्रीन नाम दिया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे ट्रीज में से लीव्स एक साथ शेड नहीं होते हैं। A typical feature of this region is that the forest have several layers. यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट में अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं, अलग अलग लेयर्स। कौन से बेसिस पर ये लेयर बनाए गए हैं ये आगे के पॉइंट में आपको दिया गया है। जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली। A typical feature of this region is that the forest have several layers. First point, the lowest layer is the forest floor. सबसे नीचे जमीन के पास जो है, फ्लोर के पास, जमीन को फ्लोर भी कहते हैं, तो सबसे नीचे जो फ्लोर के पास का लेयर है उसे फॉरेस्ट फ्लोर, उस लेयर को फॉरेस्ट फ्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट फ्लोर। दिस लेयर यूजुअली हैज डीकम्पोज्ड लीव्स and fruits that have fallen from the upper layer. इस लेयर में, फॉरेस्ट फ्लोर वाले लेयर में क्या होता है? डीकम्पोज मतलब सड़ा गला हुआ या
जो ऊपर के लेयर में से लीव्स, फ्रूट सब नीचे गिर जाते हैं, वो नीचे जमीन पर गिरते हैं, फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या रहेगा? डिकम्पोज्ड फ्रूट्स एंड लीव्स, जो ऊपर से दे हैव फॉलन फ्रॉम द अपर लेयर, ऊपर के लेयर से जो फ्रूट्स एंड लीव्स नीचे गिरे हैं वो रहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर में। As there is very little sunlight here, the growth of plants is poor. क्योंकि ये बहुत घना जंगल है, that means tall trees बहुत ज्यादा होते हैं। अगर tall trees बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? सनलाइट जो है वो ट्री के ऊपर तो आएगी, मगर ट्री के नीचे तो आपने देखा होगा कि शेड होता है, करेक्ट, छाया बन जाता है। तो दैट मीन्स के सनलाइट नीचे जमीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर नहीं आएगी। जो अगर सनलाइट जमीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर सनलाइट नहीं है तो वहां कुछ प्लांट ग्रो हो सकता है? नो, हार्डली सम प्लांट्स कैन ग्रो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो घना जंगल है, तो टॉल ट्रीज में से नीचे तक जो पेनेट्रेट होके सनलाइट है वो पहुंचती ही नहीं है, करेक्ट। तो इस वजह से यहाँ पर ज्यादा इस लेयर में, फॉरेस्ट फ्लोर वाले लेयर में ज्यादा प्लांट्स ग्रो होते नहीं हैं। नेक्स्ट, द लेयर अबाव इट इज नोन एज अंडर स्टोरे। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, अंडर स्टोरे। फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर वाला अगर आप पार्ट देखें तो उस पार्ट को हम कहेंगे अंडर स्टोरे। क्या कहेंगे? अंडर स्टोरे। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ट्रीज, श्रब्स, फर्न्स, क्रीपर्स एंड ऑर्किड्स। यहां पर क्या होगा अंडर स्टोरे वाले पार्ट में? कुछ छोटे छोटे ट्री, बहुत लंबे टॉल ट्रीज नहीं है। सो सम स्मॉल ट्रीज, श्रब्स। श्रब्स को अभी आपको पता ही होगा, साइंस में आया होगा, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। तो ये श्रब्स का मतलब क्या है? स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम। स्मॉल प्लांट्स है और उसकी स्टेम वुडी होती है। हर्ब्स जो है दे आर हैविंग सॉफ्ट स्टेम। श्रब्स जो है दे आर हैविंग वुडी स्टेम। फॉर एग्जाम्पल योर रोज प्लांट। रोज प्लांट जो होते हैं ये श्रब्स में आते हैं, करेक्ट। तो ऐसे श्रब्स जो बहुत छोटे भी नहीं होते, बहुत टॉल भी नहीं होते, मीडियम लेंथ के होते हैं, तो उन्हें श्रब्स कहा जाता है। तो श्रब्स ग्रो होते हैं। फर्न्स मतलब अलग अलग किस्म की घास ग्रो होती है। क्रीपर्स जो जमीन के ऊपर ही दे कीप ग्रोइंग, दे नेवर ग्रो टॉल, तो ये क्रीपर्स होते हैं। एंड ऑर्किड्स। तो ये सारी चीजें यहाँ इस लेयर में, कौन से लेयर में? अंडर स्टोरी वाले लेयर में ये सारी चीजें ग्रो होती है, लाइक स्मॉल ट्रीज, श्रब्स, फर्न्स, क्रीपर्स एंड ऑर्किड्स। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट लेयर। अबाउट दिस लेयर, अब सबसे नीचे क्या है? फॉरेस्ट फ्लोर। उसके ऊपर अंडर स्टोरी। अब अंडर स्टोरी के ऊपर कौन सा पार्ट है? Above this layer, the tall tree form an umbrella-like layer called canopy. Pronunciation, listen carefully, canopy. तो अंडर स्टोरी के ऊपर जो है वो टॉल ट्रीज जो है उसके ब्रांचेस फैल कर अम्ब्रेला जैसा, छतरी जैसा, छाते जैसा एक लेयर बन जाता है प्लांट्स का। क्यों? क्योंकि उसके ब्रांचेस जो है, टॉल ट्रीज की ब्रांचेस फैल जाती है पूरी जगह पर, तो उससे एक कैनपी बन जाता है। क्या बन जाता है? कैनपी। द क्रीपर्स एंड वाइन्स क्लाइंब द टॉल ट्री टू रीच द सनलाइट दैट कैनॉट पेनेट्रेट द फॉरेस्ट ड्यू टू द थिक कैनपी अबाउट देम। तो इसी वजह से क्रीपर्स जो है, जो जमीन के ऊपर ग्रो होते हैं, क्लाइंबर्स है, जो क्लाइंबर्स आर दोज प्लांट्स विथ नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट टू क्लाइंब अप, उसके ऊपर ग्रो होते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, करेक्ट। वेल, करेक्ट। तो ये सारे क्रीपर्स है, वाइन क्लाइम्स, ये सारी की सारी चीजें और ये ट्री के ऊपर ग्रो होने लगती है। दे टेक द सपोर्ट ऑफ टॉल ट्री एंड ग्रो देयर। व्हाई? क्यों उनके सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ने लगती है, ग्रो होती है? बिकॉज ये कैनोपी जो है वो सनलाइट को पेनिट्रेट, मतलब उसके थ्रू नीचे जमीन तक पहुंचने नहीं देती है। तो सनलाइट को ढूंढते ढूंढते
वो ऊपर तक ग्रो होते हैं। जैसे डेजर्ट में पानी को ढूंढते ढूंढते रूट्स नीचे जमीन तक एकदम डीप में चले जाते हैं, वैसे ही ये सारे के सारे प्लांट्स जो है वो सनलाइट को ढूंढते ढूंढते इन टॉल ट्रीज पर चढ़ जाते हैं और ऊपर कैनपीज के ऊपर पहुंच जाते हैं, बिकॉज कैनपीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच डाउन ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट, द लास्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो है द टॉलेस्ट ट्री मेक द एमर्जेंट लेयर। सबसे ऊपर वाले जो लेयर है उसे एमर्जेंट लेयर कहा जाता है। द ट्रीज इन दिस लेयर रिसीव अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड रेन। यहाँ पर एमर्जेंट लेयर में जो है वो वहां सबसे टॉल ट्रीज ही होते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा सनलाइट और रेनफॉल मिलता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है तो सनलाइट उन पर आती है, फिर नीचे आती है कैनपी में, उस कैनपी के बाद थोड़ी बहुत है वो अंडर स्टोरी में, और उसके नीचे फॉरेस्ट फ्लोर में आते आते तो सनलाइट एकदम डिम हो जाती है। क्लियर? तो ये थे अलग अलग लेयर्स। प्लांट लाइफ जो यहाँ की है वो हमने डिस्कस कर ली है। ओके, एंड फर्स्ट थिंग वी डिस्कस के ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट्स में, 3 कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। देन साउथ अमेरिका में कौन से कंट्रीज में है, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील। देन अफ्रीका में गिनी, लाइबेरिया, कोट डिवोयर, घाना, नाइजीरिया एंड कॉन्गो। देन जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी एंड पार्ट्स ऑफ थाईलैंड। यहाँ पर है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर 4 o'clock के अराउंड जो है वो रेनफॉल होना बहुत कॉमन है, जिसको ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस द प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ में हमने ये पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स की खासियत ये है कि सारे के सारे प्लांट्स एक साथ लीव्स को शेड नहीं करते हैं, उनमें से लीव्स गिरना एक साथ स्टार्ट नहीं होता है। सो देन वी डिस्कस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट के अलग अलग लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे नीचे है फॉरेस्ट फ्लोर, उसके ऊपर आओगे तो अंडर स्टोरी, उसके ऊपर कैनपी एंड द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एमर्जेंट लेयर। तो हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन, यहाँ पर मैं इस सेशन को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो के साथ मैं आपको एक पीडीएफ भेज रही हूँ जो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड है। In this fill in the blanks, you will answer all the blanks by your own self by looking into the textbook. You can either discuss the answer. If it is very difficult, you can discuss with your friends. I hope you have understood the part which we have discussed in today's video. Please go through the textbook, read the chapter, whatever I have read here. Listen to the pronunciation correctly and try to pronunciate that words by yourself. Bye.